आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 37 चैप्टर 8 चल रहा है, एजेंसी वाला। आज के लेक्चर में हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल पढ़नी है। इसमें याद रखिए 4 चीजें हैं। एक राइट्स ऑफ एजेंट, फिर ड्यूटीज ऑफ एजेंट, फिर राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, फिर ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल। 4 चीजें हैं जो हमने आज के लेक्चर में पढ़नी है। और इसमें कुछ चीजें तो डुप्लीकेट हो रही होगी। कॉमन सेंस की बात है कि जो एजेंट के राइट्स होंगे उनमें से कुछ प्रिंसिपल की ड्यूटीज भी होंगे, और जो प्रिंसिपल के राइट्स होंगे उनमें से कुछ एजेंट की ड्यूटीज भी होंगी। इसका मतलब है जो कंसेप्ट्स हम आज स्टडी करेंगे उनमें कुछ कंसेप्ट्स डुप्लीकेट हो रहे होंगे। तो याद रखिए जो कंसेप्ट्स डुप्लीकेट हो रहे होंगे ना उन्हें मैं एक ही दफा समझाऊंगा। यानी अगर कोई एक कंसेप्ट एजेंट के राइट्स में भी है, प्रिंसिपल की ड्यूटीज में भी है, तो मैं एक दफा, जैसे अगर पहले एजेंट के राइट्स में मैंने पढ़ा दिया तो वहां पे फिर प्रिंसिपल की ड्यूटीज में उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ बता दूंगा कि ये हमने पढ़ लिया। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज जो जहन में रखनी है आपने वो ये कि इन राइट्स एंड ड्यूटीज में से बहुत से राइट्स एंड ड्यूटीज ऐसे हैं जो केस स्टडी में टेस्ट करता है, उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज ऐसे होंगे जिनको वो केस स्टडी में टेस्ट नहीं करता, उनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करके आगे चला जाऊंगा। रटे वाला क्वेश्चन आ गया तो आपने छाप देना उसको एज इट इज, वरना केस स्टडी में उनकी एप्लीकेशन नहीं होती। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुछ इन शॉर्ट कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। वो कौन से वाले होंगे? जो डुप्लीकेट हो रहे हैं। कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, कुछ कम। ज्यादा कौन सी वाली? जो केस स्टडी में अप्लाई करवा रहा है। और कम कौन सी वाली? जो केस स्टडी में अप्लाई नहीं करवा रहा, वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन में वो टेस्ट करता है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में सही तरीके से इसको बैलेंस किया कि नहीं किया, ये आपको तब पता चलेगा जब आप पास पेपर की प्रैक्टिस और केस स्टडीज कर रहे होंगे। तो तब आपको पता चल जाएगा कि केस स्टडी में जो पॉइंट हमने डिटेल में डिस्कस किया वो बार बार आ रहे हैं, कि जो हमने डिस्कस नहीं किए थे वो बार बार आ रहे हैं। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लेक्चर का जो मैंने सेट किया हुआ है पॉइंट्स, कि किसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है किसको नहीं, वो सेटिंग ठीक है कि नहीं। सबसे पहले एजेंट से स्टार्ट करते हैं और एजेंट की ड्यूटीज। ये वाला पोर्शन जो है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट। ड्यूटीज एजेंट की क्या होनी चाहिए? ड्यूटी टू कैरी आउट मैंडेट। रटे वाला पॉइंट कि जो भी मैंडेट, जो भी उसको कहा गया वो काम करना है, तो भाई करना है। और ये अंडरस्टूड है, वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल काम करने के लिए वो लॉ तो उसको कवर ही नहीं करता। ड्यूटी टू फॉलो प्रिंसिपल्स, डायरेक्शंस और कस्टम्स। हाँ, ये अहम चीज है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसकी ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल की डायरेक्शन, जो प्रिंसिपल ने कहा है, जो प्रिंसिपल ने, दूसरे लफ्जों में जो प्रिंसिपल ने उसको एक्चुअल अथॉरिटी दी है, उसके मुताबिक काम करे। और कस्टम्स, ये अच्छा लफ्ज है। समटाइम ऐसा होता है कि प्रिंसिपल की डायरेक्शंस के मुताबिक काम नहीं बल्कि उसको एक्सीड करना पड़ता है। समटाइम्स कस्टम्स होती है, कस्टम्स ऑफ द ट्रेड होती है, जरूरत होती है बाज़ औक़ात। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, उसमें प्रिंसिपल की डायरेक्शंस नहीं भी होती फिर भी ला इजाजत देता, हाँ भाई तुम ये काम कर सकते हो, क्योंकि कस्टम्स है, प्रैक्टिस है, इस तरह होता है। तो ये उसकी ड्यूटी है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, अगर रियल इमरजेंसी नहीं है फिर भी एजेंट प्रिंसिपल की डायरेक्शन से, प्रिंसिपल की अथॉरिटी से एक्सीड करता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? पहली चीज देखी जाएगी, प्रिंसिपल इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करता है कि नहीं करता। रेटिफाई कर दे तो वहीं पे बात खत्म, वो ऐसे हो जाएगा जैसे सारा कुछ प्रिंसिपल की रजामंदी से ही हुआ है। लेकिन अगर प्रिंसिपल इसको रेटिफाई नहीं करता तो याद रखिए एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, एजेंट लायबल होगा। किसको लायबल होगा? प्रिंसिपल को, ठीक है, कि कंपनसेट करे। और किसको लायबल होगा? थर्ड पार्टीज को भी, अगर थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ है, प्रोवाइडेड के थर्ड पार्टी इनोसेंट थी। प्रोवाइडेड थर्ड पार्टी यानी अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो फिर थर्ड पार्टी को लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता। इसकी छोटी सी एग्जांपल सुनिए। फर्ज कीजिए एजेंट है, ज्वेलर है, उसने
एजेंट बिठाया अपनी दुकान पे, भाई मेरी ज्वेलरी बेचना। ओनर 2-3 घंटे के लिए दुकान से बाहर गया, उस एजेंट ने क्या किया, चोरी की ज्वेलरी बेचना शुरू कर दी। उसके पास सेट पड़ा हुआ था चोरी का, वो बेच दिया। ग्राहक आया, उसने कहा ये चोरी का है, बेच दिया। बाद में पुलिस आ गई, पुलिस ने पकड़ लिया ज्वेलर को भी, उसके एजेंट को भी और ग्राहक को भी कि ये चोरी की चीजें खरीदते बेचते हैं, इनको ले चलो। मुझे ये बताइए, क्या एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? इसका जवाब है यस, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे ये तो नहीं कहा था चोरी की चीजें बेचो, उसने तो कहा था मेरी चीजें बेचो। तो इसका मतलब प्रिंसिपल निकल गया, वो घर चला गया। एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, एजेंट लायबल है। क्या थर्ड पार्टी जो कस्टमर है, एजेंट ने प्रिंसिपल को तो कंपनसेट करना है क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया जिससे प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचा। क्या एजेंट ने थर्ड पार्टी को भी कंपनसेट करना है? डिपेंड करता है क्या थर्ड पार्टी को पता था चोरी का है कि नहीं हार। अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि ये चोरी का है तो थर्ड पार्टी इनोसेंट है, इसका मतलब एजेंट ने थर्ड पार्टी को भी कंपनसेट करना, थर्ड पार्टी का कोई कसूर नहीं, वो भी कर जाएगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता था ये हार चोरी का है, उसने फिर भी खरीदा, तो याद रखिए फिर इस सूरत में थर्ड पार्टी को कंपनसेट नहीं करना। लॉ ये कहता है थर्ड पार्टी भी जुर्म में बराबर की शरीक है, ये भी नुकसान उठाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा तरतीब। जब कभी क्वेश्चन में कहेगा एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, आपने सबसे पहले सोचना है प्रिंसिपल ने रेटिफाई किया कि नहीं किया, फिर उसके बाद सोचना है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था, फिर सोल्यूशन देना है अपना। ठीक है, ये दो चीजों के बाद सोल्यूशन बना करेगा आपका। इनके बगैर, इन दो फैक्टर्स को कंसीडर किए बगैर आप सही नतीजे पे कभी नहीं पहुंच सकते जब भी एजेंट की अथॉरिटी एक्सीड करने वाले केस स्टडी आएगी। फिर ड्यूटी टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कोई एक्शन फौरी तौर पे लेने की जरूरत है और वो नहीं प्रिंसिपल ने बात बताई हुई, तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल से पूछे। जैसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन, वो यहां पे भी फिट हो सकती है। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, क्या करना है? सबसे पहले कोशिश करो प्रिंसिपल से पूछने की कांटेक्ट। अगर प्रिंसिपल से कांटेक्ट नहीं हो सका तो फिर आप इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्शन लो। ये केस स्टडी के लिए बहुत अहम है ये वाला पॉइंट। फिर ड्यूटी टू कैरी आउट द वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस, कि उसकी ड्यूटी है कि जो काम करे रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस के साथ काम करे, लापरवाही से काम ना करे। लापरवाही से नुकसान, काम किया और नुकसान हुआ तो एजेंट लायबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल ने एजेंट के हवाले कुछ चीजें की अपनी कोर्स, ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि हमने कहा था फैसलाबाद जाके टमाटर बेचना, उसने क्या किया, फैसलाबाद गया, हालांकि सेम डे टमाटर बेचने थे, लेकिन वो सुस्त पड़े, मैं थक गया हूं, आज का दिन आराम करता हूं, कल बेचूंगा, मंडी में जाऊंगा तो कल बेचूंगा। अगले दिन तक टमाटर गल सड़ गए थे। अब ये बेसिकली उसने रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस के साथ काम नहीं किया, उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि प्रोडक्ट की नेचर ऐसी है खराब हो सकती है, तो उसे फौरी दिन उसी दिन जाके बेचना चाहिए था उसको। ये ड्यूटी टू कैरी आउट वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड डिलीजेंस, अगर नहीं करेगा तो कंपनसेट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। ड्यूटी टू प्रेजेंट अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब है जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका हिसाब किताब रखे। जैसे फर्ज कीजिए हमने उसको फैसलाबाद भिजवाया टमाटर बेचने के लिए, तो उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हुए, वहां पे आने जाने का, खाने पीने का, इसका सबका रिकॉर्ड रखे, लिखे कि मेरा ये इस चीज पे खर्चा हुआ है। और अगर जब प्रिंसिपल पूछे तो वो सारा खर्चा उसके सामने रखे, हिसाब किताब। ये ना हो कि सर खर्चे हो गए और मैंने हिसाब किताब भी नहीं रखा, 50,000 के टमाटर बिके और 30,000 के खर्चे हो गए। ऐसे नहीं, हर चीज का हिसाब किताब रखना। ड्यूटी नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट्स, हाँ ये केस स्टडी के पॉइंट है, उसे बहुत 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 अहम। इसको समटाइम ये भी कहा जाता है, शायद आगे कहीं लिखा होगा, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। हाँ जी, ये ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको याद होगा कंपनी लॉ में हमने एक पढ़ी थी टर्म डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट,
कि अगर डायरेक्टर का किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने डिस्क्लोज करना है और फिर अलहदा हो जाना है। यह ना हो कि वो खुफिया तौर पे उस इंटरेस्ट की वजह से फायदा उठाते रहे और किसी को पता ही ना चले। वही कंसेप्ट यहां पे एजेंसी वाले में इस नाम से है, ड्यूटी नॉट टू डील इन हिज ओन अकाउंट्स, कि कोई भी एजेंट अपने अकाउंट्स यानी अपनी डीलिंग नहीं करेगा। जैसे फर्ज कीजिए हमने कहा ज्वेलरी की शॉप पे उसको बिठाया एजेंट को, उसे कहा तुम ये नेकलेस वगैरह हार वगैरह बेचना, और वहां पे वो उसने साथ ही यहां पे बॉक्स के एक साइड पे प्रिंसिपल की ज्वेलरी है और दूसरी साइड पे उसने अपनी ज्वेलरी भी लगा दी, अब वो भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है। तो याद रखिए इसका मतलब है कि वो अपने ओन अकाउंट यानी अपना भी बिजनेस उसने शुरू कर दिया, अपना फायदा उठाना भी शुरू कर दिया उसने फ्रॉम बिजनेस ऑफ एजेंसी। ये उसको नहीं करना, ठीक है। ये अगर वो इस तरह करता है, अपना भी बिजनेस साथ स्टार्ट करता है, तो फिर उसको वो जो प्रॉफिट उसने अर्न किया होगा उस बिजनेस से वो प्रिंसिपल को देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल का हक है, उसकी शॉप पे उसके रिसोर्सेज उसके बिजनेस को यूज करते हुए उसने प्रॉफिट अर्न किया। हां, अगर इजाजत ले ले प्रिंसिपल से फिर वो बिजनेस कर सकता है, या फिर अपनी भी दुकान साथ में लगा ले, फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन इजाजत लिए बगैर वो ओन अकाउंट में डीलिंग नहीं कर सकता। ओन अकाउंट का मतलब कि अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता उसी बिजनेस ऑफ एजेंसी में। अगर करेगा तो उसे रिस्टोर करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा सारा प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह सीक्रेट, ये एक तरह से सीक्रेट प्रॉफिट की एग्जांपल है। सीक्रेट प्रॉफिट की एक और भी एग्जांपल है। ओनर ने कहा कि ये ज्वेलरी जो है इसको 50,000 से कम पे ना बेचना, उसने 55,000 में ज्वेलरी बेची, 5,000 जेब में डाला और 50,000 ओनर को वापस कर दिया। अब ये जो 5,000 ये क्या है? सीक्रेट प्रॉफिट। ओनर ने कहा कि मुझे इस जगह पे एक फैक्ट्री मैंने बनानी है, इसके लिए प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप प्रॉपर्टी खरीदो, करोड़ तक की प्रॉपर्टी हो जाए तो मैं खरीद लूंगा। अब उस एजेंट ने क्या किया? कस्टमर ढूंढा, वो कस्टमर 80 लाख की प्रॉपर्टी बेचने को तैयार था। उसने कहा नहीं 80 लाख की प्रॉपर्टी मैंने प्रिंसिपल को नहीं खरीद के दूंगा, मेरा कजन है, कजन को कहा मैं पैसे देता हूं, 80 लाख की प्रॉपर्टी तुम खरीदो और फिर बाद में महीने बाद ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं बिकवाऊंगा प्रिंसिपल को और 20 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा। ये है सीक्रेट प्रॉफिट की एग्जांपल। इस तरीके से सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करते हैं एजेंट्स। तो सीक्रेट प्रॉफिट भी अर्न नहीं करेगा। अगर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो रिटर्न करे प्रिंसिपल को। ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये मैं आपको बता चुका, अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी में कि ये ड्यूटी भी बन जाती है कि उसकी जिम्मेदारी होगी एजेंट की कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उसने खुद से इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्शन लेना है। ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए उसे जो भी पैसे रिसीव हुए हैं वो उसने प्रिंसिपल को अदा करने हैं, प्रिंसिपल को अदा करने हैं, ठीक है। जो भी पैसे ड्यूटी टू पेयर, यानी प्रिंसिपल ने कहा ये बाइसिकल सेल करो, तो बाइसिकल सेल करने से जो भी पैसे वापस आए वो उसने प्रिंसिपल को अदा करने। लेकिन याद रखें आगे चल के राइट्स में हम पढ़ेंगे, राइट्स में ये चीज हम पढ़ेंगे कि वो इन पैसों में से कुछ पैसे रिटेन भी कर सकता है। किस मकसद के लिए? अपनी रिम्यूनरेशन रखने के लिए, अपने जो खर्चे हुए हैं वो रखने के लिए। यानी एजेंट के अगर अपने कुछ पैसे खर्च हुए, जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, बाज़ औक़ात वहां पे रेंट वगैरह होता है, गोदाम का रेंट पे करना होता है, इस तरह के खर्चे अगर एजेंट ने किए है तो एजेंट उन एक्सपेंसेस को रिकवर करवाने के लिए प्रिंसिपल के जो पैसे उसके पास हैं वो होल्ड भी कर सकता है, ठीक है, वो होल्ड भी कर सकता है, वरना बाकी के पैसे सारे उसने प्रिंसिपल को वापस करने हैं। तो याद रखिए इसमें से कुछ पैसे वो रिटेन कर सकता है, रिटेनर, इसका राइट ऑफ रिटेनर है, कुछ पैसे रिटेन कर सकते, लेकिन किस लिए? अपनी रिम्यूनरेशन वगैरह, अपने खर्चे वगैरह पूरे करने के लिए। फिर ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी, उसकी ड्यूटी है कि प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर अथॉरिटी डेलीगेट ना करे।
यानी सब एजेंट को अगर अपॉइंट करना है तो उसी सूरत में अपॉइंट करे जिन सर्कमस्टेंसेस में लॉ ने उसको इजाजत दी है। आसान अल्फाज में कह रहा है इम्प्रॉपरली सब एजेंट को अपॉइंट किया जाना चाहिए, सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया जाना चाहिए, इम्प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। फिर ड्यूटी इन केस ऑफ प्रिंसिपल्स डेथ और इंसॉल्वेंसी, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, तो प्रिंसिपल की जो भी पैसे और जो भी चीजें एजेंट के हाथ में थी, क्या वो एजेंट की हो गई? नहीं। लॉ ये कहता है एजेंट की जिम्मेदारी है कि अगर प्रिंसिपल की डेथ या इंसॉल्वेंसी होती है तो उसकी चीजों को अपने सेफ हैंड में रखे और जो भी उसके लीगल वाली वारसान है उस तक पहुंचाए, अपने पास ही ना संभाल के रख लें। ड्यूटी नॉट टू यूज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे किससे चीज खरीदी जा रही है, किस रेट पे खरीदी जा रही है, इसको यूज ना करें या किसी और को ना बताएं। फिर ये ड्यूटी टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट बता चुका हूं। ड्यूटी इन सिलेक्टिंग सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को एजेंट का दूसरा नाम है, आपको इस टॉपिक में याद होगा, पढ़ा होगा। तो अगर सब एजेंट को सिलेक्ट करना है या को एजेंट को सिलेक्ट करना है एजेंट से कहा, तो वो रीजनेबल केयर के साथ मुनासिब बंदा, अच्छे लोगों को सिलेक्ट करेगा। खास तौर पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को सिलेक्ट करने में अगर उसे कहा गया है तो ये पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे लोगों को रिकमेंड करेगा, क्योंकि सब एजेंट में तो फिर भी उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर सब एजेंट गड़बड़ करता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, इसलिए उसमें सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में ज्यादा एहतियात से पर्सन नॉमिनेट करना चाहिए। यह ड्यूटीज ऑफ एजेंट। अब आते हैं राइट्स ऑफ एजेंट। क्या क्या राइट है? राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन। अच्छा, यहां पे एक लॉ का एक कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा। फर्ज कीजिए मैंने शदीद गर्मी है और मैंने यहां पे जामे शीरी का एक गिलास, दुकान लगाई, जामे शीरी का गिलास रखा हुआ है। आप आए, आपको बड़ी प्यास लगी है, ठीक है, आपने कहा सर क्या आप ये बेचेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल बेचूंगा। आपने फौरन गिलास उठाया और पी लिया। अच्छा, प्राइस एग्री नहीं हुई, प्राइस एग्री नहीं हुई। उसने कहा सर बेचेंगे? मैंने कहा जी। मैंने कहा ये लीजिए, उसने खरीद, प्राइस एग्री नहीं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस एग्री ना हो, सिर्फ ये एग्री हुआ हो कि हम ये काम करेंगे या ये चीज खरीदे के बेचेंगे, तो क्या उसमें प्राइस अदा होगी कि नहीं होगी? पहला क्वेश्चन ये। और अगर प्राइस अदा होगी तो क्या प्राइस होगी? जब उसने ग्लास पी लिया तो मैं ये कह रहा हूं कि जी 1 करोड़ रुपए का ग्लास था, ये 1 करोड़ रुपया मुझे दो। वो कह रहा नहीं, यह कीमत तो बताई नहीं थी आपने, ये तो फ्री था। दोनों में झगड़ा हो गया। लॉ ये कहता है बेहतरीन तरीका तो यह है कि जब कभी आप किस लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें ना, उसमें प्राइस भी जरूर तय कर ले। लेकिन फर्ज कीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्राइस तय नहीं हुई तो रीजनेबल प्राइस अदा की जाएगी, रीजनेबल प्राइस अदा की जाएगी अनलेस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हो कि ये अल्लाह वास्ते काम किया जा रहा है, ग्रेचुइटसली काम किया जा रहा है, क्लियरली लिखा हो, फिर कीमत अदा नहीं होगी, पैसे अदा नहीं होंगे। वरना अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो रीजनेबल प्राइस अदा होगी। तो इस वाले केस में मुझे 25 रुपए, 30 या 50 रुपए मिलेंगे, जो कि उस ग्लास की एक रीजनेबल प्राइस होगी। ठीक है, फ्री भी नहीं समझा जाएगा और हायर देन मार्केट प्राइस भी नहीं मुझे मिलेगी। तो फिर सुन लीजिए, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस तय नहीं हुई तो लॉ ये उसमें रीजनेबल प्राइस इंक्लूड करेगा अनलेस के पार्टीज ने क्लियरली तय कर लिया कि इसमें पेमेंट कोई भी नहीं करनी है, फ्री में काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों पार्टीज की इंटेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ फ्री में काम किया जा रहा है, फिर पैसे नहीं अदा होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो फिर रीजनेबल प्राइस अदा होगी। तो आपने केस स्टडी में याद रखिए डिफरेंस रखना है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस तय ही नहीं हुई या कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साइलेंट है प्राइस के बारे में, या प्राइस के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है नो प्राइस विल बी पेड। दोनों का सोल्यूशन डिफरेंट है। कॉन्ट्रैक्ट का साइलेंट होना और चीज है और कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा जाना कि प्राइस पे नहीं होगी, ये और चीज है। आगे चलते हैं।
राइट ऑफ रिटेनर, ये मैंने आपको बता दिया। राइट ऑफ रिटेनर का मतलब क्या है कि अपने पैसे, अपने एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए थोड़ी सी अमाउंट, जितनी भी उसकी रिम्यूनरेशन बनती है या जितने एक्सपेंसेस बनते हैं, एजेंट उतने पैसे रिटेन कर सकता है। और लियन, इसका मतलब यह है कि चीजें भी रख सकता है। देखें, एजेंट के पास प्रिंसिपल की दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल की गुड्स भी और कुछ गुड्स को बेच के कैश आएगा वो भी। ये दोनों चीजें बेसिकली प्रिंसिपल की हैं, इनके ऊपर प्रिंसिपल का हक है। एजेंट का राइट सिर्फ इतना है कि जो उसने मेहनत की है, उसका कमीशन वगैरह बनता है, वो वसूल कर ले। यहां पे ड्यूटीज में हमने ये पढ़ा कि एजेंट की ड्यूटी है कि वो कैश, जो कैश वसूल किया है वो भी प्रिंसिपल को अदा करे, और जो गुड्स हैं वो भी संभाल के रखे। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो उसके वाली वारसान को वापस करे। और यहां पे ये कह रहे हैं कि एजेंट का राइट भी है कि अपनी रिम्यूनरेशन, अपने एक्सपेंसेस रिकवर करवाने के लिए वो कैश को भी होल्ड कर सकता है अपने पास और चीजों को भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, एक उसने कहा राइट ऑफ रिटेनर और एक को कहा राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ रिटेनर कौन सा? मेरा कैश का है कि राइट ऑफ रिटेनर का मतलब है कि कैश, एजेंट कैश होल्ड कर सकता है। लियन का मतलब है गुड्स को होल्ड किया जा सकता है। ये देखें जरा भाई, कंफर्म करें। मैं अक्सर ये जो है ना मिक्स कर देता हूं रिटेनर और लियन को, कि इनमें कैश वाला कौन सा, गुड्स वाला कौन सा। मेरा हाल है राइट ऑफ रिटेनर कैश रिटेन करने का राइट है और राइट ऑफ लियन गुड्स होल्ड करने का। ऐसे ही है, ठीक है, आगे चला। राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर लॉफुल एक्ट्स आर एक्ट्स डन इन गुड फेथ, के अगर एजेंट ने कोई लॉफुल एक्ट्स किए हैं, इन गुड फेथ एक्ट्स किए हैं, तो उसको राइट ऑफ इंडेमनिफाई किया जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए वहां पे सप्लायर से मिलने के लिए किसी जगह हमने उसे फैसलाबाद भेजा, वहां पे कस्टमर से मिलने के लिए उसने कुछ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वगैरह इनकर की, कुछ लोगों के साथ बिजनेस नॉर्म के मुताबिक जो भी नॉर्मल चाय वगैरह पीनी थी, एक दो बंदों के साथ खाना भी खाया, उनके साथ बिजनेस डीलिंग्स जो हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो जो भी लॉफुल एक्ट्स इन गुड फेथ उसने किए हैं, रीजनेबल, एजेंट का राइट है प्रिंसिपल उसको इंडेमनिफाई करे, यानी वो पैसे उसको अदा करे। राइट टू कंपनसेशन, अगर प्रिंसिपल की नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है एजेंट को, उसका राइट है कि प्रिंसिपल उसको कंपनसेट करे। और याद रखें, यहां पे भी हमने पढ़ा था, एजेंट की ड्यूटी है कि अगर वो कोई नेग्लिजेंस के साथ काम करता है, ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करेगा, अगर वो नेग्लिजेंस के साथ काम करता है तो ड्यूटी है उसकी प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर एजेंट नेग्लिजेंस के साथ काम करे उसने प्रिंसिपल को कंपनसेट करना है, और अगर प्रिंसिपल नेग्लिजेंस के साथ काम करे उसने एजेंट को कंपनसेट करना। ठीक है, जैसे वो एक अजीब सी एग्जांपल उसने केस स्टडी के बना दी थी कि प्रिंसिपल कुछ सामान भिजवाया करता था एजेंट को बेचने के लिए, जैसे ईद आई तो ईद कार्ड वगैरह भिजवा दिए, या ईद पे जो चीजें सेल होती हैं वो भिजवा दी। शबे बारात आई तो उसने क्या किया, वो टोपियों शोपियों के साथ, उसने तस्वीर वगैरह के साथ उसने कुछ पटाखे भी भिजवा दिए, और एजेंट को नहीं बताया कि इस बॉक्स में पटाखे मौजूद है। अब वहां पे क्या हुआ, एजेंट ने उनको नॉर्मली जहां पे रखता है उस गोदाम में रखा, गर्मी की वजह से हीटअप हुआ और वहां पे आग लग गई। आग लगने की वजह से एजेंट को नुकसान हुआ। अब बताइए, क्या एजेंट का ये नुकसान प्रिंसिपल कंपनसेट करेगा? इसका जवाब है यस, प्रिंसिपल कंपनसेट करेगा। क्यों? उसकी नेग्लिजेंस थी, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से ये नुकसान हुआ है। नेक्स्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, के फर्ज कीजिए अगर एजेंट ने कुछ चीजें, गुड्स हैं, वो प्रिंसिपल को भिजवाई, इन ट्रांजिट है, और पता चला कि प्रिंसिपल की इंसॉल्वेंट हो गया फॉर एग्जांपल, या बैंकरप्ट हो, इंसॉल्वेंट हो गया।
अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो अब एजेंट को डर लग गया कि मैंने जो प्रिंसिपल से पैसे लेने थे ना वो मुझे नहीं मिलेंगे। अब वो लिटिगेशन में बात चली जाएगी, ऑफिशियली कोर्ट की तरफ से रिसीवर पॉइंट होगा, वो इसके एसेट्स बेचेगा, अगर फिर भी पैसे बचे तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो एजेंट के पास ये राइट है कि इस सिचुएशन में जो इन ट्रांजिट की गुड्स है वो कोरियर वालों को फोन करके कह सकता है कि गुड्स डिलीवर ना करें, रोक दें और उसे वापस अपनी कस्टडी में ले ले और अपने पैसे रिकवर करवाए। ये एक स्पेशल राइट दिया है लॉ ने एजेंट को। अच्छा, यहां तक हमने एजेंट के राइट्स और ड्यूटीज को डिस्कस कर लिया। अब हम प्रिंसिपल के राइट्स और ड्यूटीज को डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखिए, अगर आपने एजेंट के राइट्स और ड्यूटीज को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो ये आप क्विकली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या ड्यूटी है? ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉफुल एक्ट्स। ये कहां पढ़ा था हमने? ये देखिए, एजेंट का राइट है और प्रिंसिपल की ड्यूटी है। फिर ड्यूटी टू इंडेमनिफाई एजेंट फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। जो उसने गुड फेथ में एक्ट्स किए हुए हैं, ये गुड फेथ वाला इसके साथ मिलेगा और इंडेमनिफाई वाला इसके साथ। राइट टू कंपनसेट, ड्यूटी टू कंपनसेट फॉर हिज निग्लेक्ट और लैक ऑफ स्किल। ये मिलते जुलते हैं ये यार, मुझे तो ये दोनों पॉइंट जो है, ये वाले 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, इनमें तकरीबन एक जैसी बात कर रहा है। फिर ड्यूटी टू पे टू एजेंट, के एजेंट को रिम्यूनरेशन पे कमीशन वगैरह अदा करना है। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में रिम्यूनरेशन के बारे में कुछ भी तय नहीं पाया तो क्या इसका ये मतलब है कि एजेंट फ्री में काम करेगा? नहीं, उसको रीजनेबल रिम्यूनरेशन अदा की जाएगी। नेक्स्ट, राइट ऑफ प्रिंसिपल, राइट टू रिवोक। क्या प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो जब चाहे एजेंट को जो अथॉरिटी दी गई है वो रिवोक कर सकता है? इसका जवाब है यस, उसके पास राइट है, राइट। लेकिन याद रखिएगा, ये तब रिवोक कर सकता है जब अभी तक उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया गया। जैसे फर्ज कीजिए, मैंने प्रॉपर्टी एजेंट से कहा मैं बाहर मुल्क जर्मनी जा रहा हूं, तुम मेरा घर बेच के पैसे मुझे भिजवा देना। 2 महीने के बाद मेरा इरादा बदल गया, मैंने कहा मैं जर्मनी से वापस पाकिस्तान आना है, और मैंने एजेंट, क्या मैं अब एजेंट को फोन करके ये कह सकता हूं भाई मेरा घर ना बेचना? लॉ ये कहता है आप कह सकते हैं, आप एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि अभी तक एजेंट ने उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज ना किया हो, यानी अभी तक आपका घर ना बिका हो, उसको बेचने का एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो फिर आप अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हैं। लेकिन अगर एजेंट ने उसको बेच दिया, एग्रीमेंट कर लिया, फिर आप उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकते। तो नॉर्मली राइट होता है प्रिंसिपल के पास, जब चाहे अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ये राइट नहीं होता। एक, जब अथॉरिटी एक्सरसाइज कर दी गई हो, और एक और है सिचुएशन, शायद आपकी बुक में लिखी होगी, इररिवोकेबल एजेंसी। इररिवोकेबल एजेंसी सिर्फ आपने याद करना है, रटा लगाना है, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं, पहले हमारे सिलेबस में होता था, अब नहीं है। नेक्स्ट, राइट इन केस ऑफ डिपार्चर फ्रॉम डायरेक्शन। डिपार्चर फ्रॉम डायरेक्शन मतलब अगर एजेंट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम नहीं करता, दूसरे लफ्जों में अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, प्रिंसिपल के पास पहला राइट तो ये है कि वो चाहे तो इस एक्ट को जो अपनी अथॉरिटी से इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट किया गया, अथॉरिटी से एक्सीड किया गया, इसको रेटिफाई कर दे। अगर रेटिफाई नहीं करता तो फिर इसका राइट है कि एजेंट प्रिंसिपल को कंपनसेट करे, इसको भी कंपनसेट करे, और एजेंट फिर थर्ड पार्टी को भी कंपनसेट करेगा अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। राइट इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, अगर एजेंट कोई मिसकंडक्ट करता है तो एजेंट प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा। जैसे फर्ज कीजिए मैंने एजेंट को भेजा, जाओ वो किराया कलेक्ट करो फ्लैट वाले से, एजेंट उधर गया, फ्लैट वाले ने कहा नहीं अगले हफ्ते आइएगा, अभी पैसे नहीं है, और एजेंट ने उधर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, मारकुटाई करना शुरू कर दी। अब देखिए मारकुटाई करना इलीगल काम है, मैंने उसे इस काम के लिए नहीं भेजा था तो मारकुटाई करे, उसने मिसकंडक्ट किया,
मिसकंडक्ट किया, तो अब अगर कंपनसेशन के तौर पे उस किराएदार को मुझे कुछ पैसे देना पड़ते हैं कि यार वो छोड़ो यार, अदालती कार्रवाई और पुलिस के चक्कर में ये कुछ थोड़ा सा हमारी तरफ से किराया भी आप अगले महीने 2 महीनों का दे देना, इस महीने ना दो, और ये 2-3 हजार हमारी तरफ से पकड़ लो। तो एजेंट के मिसकंडक्ट की वजह से जो प्रिंसिपल को नुकसान हुआ, एजेंट उसको कंपनसेट करेगा। फिर राइट टू काउंट्स, यानी प्रिंसिपल का राइट है कि उससे हर चीज का हिसाब किताब मिले कि कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, किसको अदा किए गए, वगैरह वगैरह। राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसकी मैंने आपको 2 एग्जांपल दी। एक ये कि जब एजेंट अपनी ही दुकान लगा के बैठ जाता है, और दूसरा वो जब वो प्रिंसिपल को बताए बगैर ट्रांजैक्शंस की प्राइस को हाई लो करके खुद डिफरेंस रख रहा होता है अपनी जेब में। यानी प्रिंसिपल ने कहा 100 से कम की ना बेचना, उसने 120 की बेच के 20 रुपए अपने पास रखे, 100 प्रिंसिपल को दिए। या प्रिंसिपल ने कहा ये चीज 100 रुपए तक खरीद लो, मार्केट से 80 रुपए की खरीदी और प्रिंसिपल को 100 रुपए की कह के 20 रुपए अपनी जेब में रख लिए। तो यह है सीक्रेट प्रॉफिट। अगर इस तरह का प्रॉफिट अर्न करता है एजेंट, तो याद रखे इसके ऊपर प्रिंसिपल का राइट होगा और एजेंट ने उसको रिस्टोर करना होगा। राइट टू रेपुडिएट द ट्रांजैक्शन, रेपुडिएट द ट्रांजैक्शन का मतलब यह होता है ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड की है और थर्ड पार्टी को भी पता है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो याद रखे इसके पास राइट है, उसको ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है। और राइट टू रिफ्यूज रिम्यूनरेशन, अगर किसी, अब देखिए हालांकि एजेंट का राइट है कि उसको रिम्यूनरेशन मिलेगी, लेकिन अगर एजेंट ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया उसने या मिसकंडक्ट किया, उस सूरत में उसे उस काम की रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगी जिसमें उसने मिसकंडक्ट किया। ठीक है, बाकी के काम की मिलेगी। जैसे मैंने अगर एजेंट को भेजा किराया कलेक्ट करने के लिए और वहां पे लड़ाई झगड़ा करके आ गया, अगर वो जो मैंने कहा था उसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करके आता तो मैं उसे आने जाने का किराया देने का पाबंद था और जो भी रिम्यूनरेशन तय हुई है वो देने का पाबंद था। लेकिन वो उधर गया और मिसकंडक्ट किया, लड़ाई झगड़ा करके आ गया, तो याद रखिए मैं बाकी के जो उसके विजिट हुए हैं इधर उधर, उनका तो किराया उसको अदा करूंगा, ये जिस विजिट में उसने झगड़ा किया है ये किराया अदा, ये इसकी रिम्यूनरेशन अदा नहीं होगी। तो ये है हमारे राइट्स ऑफ प्रिंसिपल। आज के लेक्चर में हमने राइट्स ऑफ एजेंट